बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर ऑफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 36 एंड 37 ये रिवीजन है आइजन वेक्टर जो हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 28 से लेकर 35 तक, उसकी रिवीजन है ये। तो आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना इनके उनको हाईलाइट करवा दूंगा। आपने वो लाजमी कर लेने हैं, इनके नोट्स नहीं हैं, जस्ट हाईलाइट मैंने करवाऊंगा आपको। आपने अपने नोट्स या अपने तौर पर हाईलाइट वाले देख लेने हैं। लेक्चर नंबर 36 और 37 के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि इसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 28 से लेकर 35 तक लेक्चर्स कवर किए हैं ना, वही इसके नोट्स हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इनमें से। और यूट्यूब चैनल है मेरा मैथ हेल्पर, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ। हाँ, अगर आपको MTH 501 और 404 के नोट्स, शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सके शॉर्ट नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 28 से शुरू करते हैं, आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स। ये इक्वेशन है AX इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसके बारे में 35 में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसके अलावा भी चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि AX इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट की बात है जी। फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ज़रूरी है, इसको आपने याद कर लेना कि फ़िक्स्ड पॉइंट होता क्या है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कह रहा है कि द सेट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज़ अ सब स्पेस ऑफ Rn। अगर कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और उसके फिक्स्ड पॉइंट जो होंगे वो उसी सब स्पेस Rn के सब स्पेस के होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये फॉर्म है I इज़ इक्वल टू माइनस AX इज़ इक्वल टू 0, ये भी हमने यूज़ की थी, ये भी आपने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। आगे जनाब हमारे पास जो है वो कहता है कि जी थ्योरम है, थ्योरम में इक्विवेलेंस थ्योरम है। 28 लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि डिटर्मिनेंट I माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 होगा तो I माइनस ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ए हैज़ अ नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है इसकी। एग्जांपल नंबर 1 में हमने इसके आइजन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, और सॉरी डिटरमाइन वेदर द मैट्रिक्स हैज़ नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट। हमने ये बताना है कि इसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है। नॉन ट्रिवियल के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसके नॉन ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में नॉन ट्रिवियल नहीं है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो ये नॉन ट्रिवियल हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है। AX इज़ इक्वल टू 2x है, 2 इज़ एनी स्केलर। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये देखिए AX इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा इज़ एनी स्केलर, एनी स्केलर से मुराद 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2 अंडर रूट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में वो कहता है कि आइजन वेक्टर्स उसने हमें दिए हुए हैं u और v, ठीक है ना, और हमने इनको सॉल्व करके आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। तो आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को, ये वही फार्मूला बन गया AU इज़ इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है AX इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है ना। तो अगर AX की जगह U आ गया तो AU इज़ इक्वल टू लैम्डा U होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 4 निकाल ली है हमने, ये -4 जो है ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। तो -4 जो है वो आपके पास आइजन वैल्यू है, और U जो है ये आपके पास मैट्रिक्स है या जो भी वेक्टर है। इसी तरह ही हाँ, एक और चीज़ है,
अगर तो आप ये देखें कि आपको यू के आइजन वेक्टर से आइजन वैल्यू से आपको आइजन वेक्टर हासिल हो रहा है, जैसे कि ये u हमारे पास u इज़ इक्वल टू -6 - 5 है। तो अगर तो आपके पास जो वेक्टर बना हुआ है आंसर में, उसमें से कोई चीज़ आप कॉमन लेकर ये वाला वेक्टर u वाला बना सकते हैं, तो फिर आपके पास वो आइजन वैल्यू होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर v के लिए हमने निकाला है, तो v की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और -2 है। तो यहाँ से हम कुछ भी कॉमन निकाल लें, लेकिन 3 और -2 नहीं आएगा, लिहाजा ये इसके इक्वल नहीं है, ये वेक्टर आइजन वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसी तरह ये आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास सॉरी, शो डैट 7 इज़ एन आइजन वैल्यू। जब उसने हमें आइजन वैल्यू दे दी है और वो कह रहा है कि आइजन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो हमने सिंपल सा काम क्या करना है कि हमने ax इज़ इक्वल टू 7x है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने इस 7x को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास a - 7ix आ गया। आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक, बहुत समझाया हुआ है इसके बारे में आपको कि जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा ए का, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगा। तो आपने क्या किया, 7 इंटू आई के साथ माइनस कर दिया एक को, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आपके पास आइजन वेक्टर्स की होगी। अच्छा जी, आगे आइजन स्पेस है। आइजन स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद एग्जांपल 4 है, 4/4 का मैट्रिक्स है आइजन स्पेस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स अच्छा ये हमारे पास है जी, उसकी आइजन वैल्यू जो है उसने ये देखिए, ये आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2, ये गिवन है हमारे पास। तो आइजन वैल्यू को यूज़ करके और उसके बाद आपने रिड्यूस रॉ ऑपरेशन यूज़ किए हैं, और उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हमने आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I - a इज इक्वल टू is known as a character is equal to 0 is known as a characteristic equation। characteristic equation ऑफ आइजन वैल्यूज़ की आपसे पूछ सकता है, तो वो ये वाली ही होंगी, ठीक है। थ्योरम है आपके पास, ये थ्योरम आपने खुद कर लेना है, देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज़ ही आती हैं, ये भी थ्योरम है आपके पास। उसके बाद एग्जांपल 5 रहने दें, आइजन वैल्यू ऑफ पावर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपने करना है, थ्योरम है आगे। उसके अलावा ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ ही उठा के दे देता होता है वो, तो ये आपने याद कर लेना है। एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 6 को आपने खुद कर लेना है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आगे चलते आगे हमारे पास लेक्चर आ जाता है लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया आइजन वैल्यू की क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a - लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बहुत यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, और एक ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब ये लैम्डा की जगह पर सॉरी एक्स की जगह पर u भी आ सकता है, v भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 में वो कहता है आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट वाली। हमने आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन लेनी है, और वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसकी आइजन वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहा है कंप्यूट करें a फॉर a इज इक्वल टू दिस, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसका, अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है ना, ये वाली एग्जांपल 2, इसके अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, यहाँ से ही डायरेक्ट इस स्टेज से ही, इसको रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म में नहीं लेकर जाते, तो यहाँ से ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो -2 आता है, ठीक है। ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ, -2 आता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म वाला ऑपरेशन लगा देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, सॉरी 2 आता है, ठीक है। अब वो 2 कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कहता है रॉ इंटरचेंज चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट।
अगर आपके मैट्रिक्स में रॉ इंटरचेंज हुई हैं तो वो आपके डिटर्मिनेंट का साइन भी चेंज कर देते, इस वजह से साइन चेंज हुआ है। ये एक इशू आया था, मुझे एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया हुआ था, तो मैंने उसको ये चीज़ गाइड की हुई है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज नहीं हो जाना पेपर में, आप ऐसे किया और ये ऐसे आ गया, ऐसे करो, तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद करनी है थ्योरम। एग्जाम्पल 3 इम्पोर्टेंट है, इसके सारे केसेस हैं जिसमें आपको वो कह रहा है कि जी फाइंड द आइजन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए दे दिया है, आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास होता है लैम्डा आई माइनस ए या ए माइनस लैम्डा आई, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक होगा, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और ये वाला आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, सॉरी ए माइनस लैम्डा आई, सिंपल ये करना है, और उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आइजन वैल्यूज़ हैं आपके पास। इस एग्जांपल को समझ लेना। अब इन आइजन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके यूज़ करना है हमने। कैसे, यहाँ पर केस 1 केस उसने दिया है जिसमें आइजन वैल्यू -2 यूज़ की हुई है और उसने वेक्टर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिए, ठीक है। इसी तरह ही 5 यूज़ करके उसने दूसरा वेक्टर भी निकाल लिया है, ठीक है। आगे उसने डायग्राम वगैरह बनाई हुई है, ये रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद आइजन वैल्यू फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये आपने करना है लाजमी। एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 में अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 क्रॉस का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसकी जो आइजन वैल्यूज़ की इक्वेशन आएगी ना, वो उसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा की पावर 3 है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लैम्डा की पावर 3 है क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास 3x3 का है, ठीक है ना। अब इसको हल करने के लिए हमने एक डिवीजन यूज़ की हुई है, मैंने लेक्चर में उसका नाम बताया हुआ है लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। लेक्चर देखिएगा ये वाला, उसमें ये वाला एग्जांपल देखिएगा, उसमें मैंने बाकायदा बताया भी हुआ है कि कौन से डिवीजन यूज़ कर, सिंथेटिक डिवीजन है वो यूज़ करनी है, ठीक हो गया। आगे एग्जांपल 5 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, वही काम करना है कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करके आपने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नोट है, फ्रॉम द above mentioned example it can be easily observed that if A is n cross n matrix the determinant of A is a polynomial of degree n, मतलब जितने क्रॉस का जितने ऑर्डर का, ये वही बात आ गई जो मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में बताई हुई है कि अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगी उसका ऑर्डर भी 3 होगा लैम्डा का। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स है, ये 4x4 का है, तो इसके अगेंस्ट जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी वो भी 4 ऑर्डर की ही होगी। ये थ्योरम, ये नोट जो है ये इसी बात को ही बता रहा है। एग्जांपल 6 आप कर लीजिएगा, सिमिलैरिटी के बारे में है। सिमिलैरिटी के बारे में बहुत इजी है कि P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू बी है, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी इंटू पी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिमिलैरिटी है, आगे इसका थ्योरम है, ये आपने खुद देख लेना है। नोट है, कहता है इट मस्ट बी क्लियर दैट सिमिलैरिटी एंड रॉ इक्विवेलेंस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सिमिलैरिटी और रॉ इक्विवेलेंस मैट्रिक्स दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन टू डायनामिकल, आगे ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल 7 रहने दीजिए, काफ़ी लंबी चौड़ी है, इतनी लंबी एग्जांपल पेपर में नहीं आती है। एग्जांपल 8 है, ये आपने कर लेनी है, छोटी सी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लेक्चर नंबर आई थिंक 29 है, 30 है। डायगोनलाइजेशन की डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स की और डायगोनलाइजेशन की। यहाँ पर ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको हमने डी का नाम दिया हुआ है। 2D फाइंड आउट करना है तो हमने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके डायगोनल की वैल्यू कर लेनी है। उसके बाद अगर डी के फाइंड आउट करना है तो डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू के कर देनी है। इसी तरह ही एक हमें वो कह रहा है कि जी आपके पास एक मैट्रिक्स है एग्जांपल 2 में, और कह रहा है कि ए पी डी पी इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो पी भी आपको दिया गया और डी भी आपको दिया गया, तो पी इनवर्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना। और ए की पावर के का फार्मूला आपने ड्राइव करना है, तो पी की पावर पी इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया।
और उसके बाद आपने ये वाली जो आपके पास है प्रॉपर्टीज़, इनको यूज़ करना है और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपने ए की पावर 3 तक जाना है और आगे उसको कह देना कि जी ए की पावर के जो है वो ऐसे होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बड़ा डीपली समझाया हुआ है, इसको ब्रीफ बहुत अच्छी तरह किया था। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनलाइजेबल इफ ए इज अ सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड सम डायगोनल मैट्रिक्स डी। डी जो होगा वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा और पी जो है वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा तो सॉल्व होगा, क्योंकि पी का इन्वर्स लिखना है आपने, इसलिए वो इन्वर्टिबल की बात कर रहा है। डायगोनलाइजेशन का थ्योरम है, इसको आपने कर लेना, प्रूफ रहने दीजिएगा। आगे वो कह रहा है डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ द पॉसिबल। सबसे पहले आपने इसमें स्टेप्स जो फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है गिवन मैट्रिक्स की। आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या काम करना है कि जी आपने उन आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं स्टेप 2 में। अब आपने आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपने स्टेप 3 में उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। जितने आपके पास आइजन वेक्टर्स आए होंगे उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और वो आपके पास पी होगा, वो आपके पास पी होगा। और अगर आपने डी निकालना है तो डी के लिए आपको जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा उतने ही ऑर्डर का आपने डायगोनल मैट्रिक्स बना लेना है। मतलब कि डायगोनल के ऊपर नीचे ज़ीरो होंगे और डायगोनल के ऊपर ये फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है ना, 1 जो है, फिर 2 जो है -2 जो है ये सेकेंड लैम्डा 2 की वैल्यू है और ये -2 भी लैम्डा 2 की वैल्यू या लैम्डा 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। और फिर पी डी पी आपने इन्वर्स निकाल लेना है, ठीक है। हाँ, इसको एक और तरीके से ये भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ था कि ए इज़ इक्वल टू आपके पास आता है पी इनवर्स डी पी। तो आपके पास डी पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू डी पी के इक्वल ही आएगा ना, ठीक है ना, डी पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही किया कि इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया उसने पी का, उसने ए पी फाइंड आउट कर लिया और डी पी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह ये आपके पास एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 जो है ये भी इसकी बहन ही है या भाई समझ लें, जो भी है। थ्योरम है, थ्योरम है n क्रॉस n मैट्रिक्स विद n डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज इज डायगोनलाइजेबल। एग्जाम्पल 5 है, ये आपने करनी है। उसके बाद ये थ्योरम है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाईलाइट भी नहीं किया, 6 रहने दें। 7 आपने करनी है, A8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A8 की वैल्यू फाइंड आउट करने का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपने देख लेना, एग्जांपल करवाई भी होगी। उसके बाद लेक्चर नंबर 31 आ जाता है। 31 इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 में 3-4 डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये फार्मूला है जो आपने ड्राइव करना है, ड्राइव किया हुआ था, ये आपने करना है। उसके बाद आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल आपने कर लेनी है और एग्ज़ाम्पल 2 भी आपने करनी है। और साथ में आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है जो कि आपको नहीं, इस लेक्चर में नहीं, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इतनी ख़ास नहीं है, लिहाजा इसको ऐसे ही जाने दे। आगे लेक्चर नंबर 32 है। 32 में आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स की बात कर रहा है, वही हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। ये एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 आपने करनी है, 1 भी करनी है, 2 भी करनी है, 3 छोड़ दीजिएगा। और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ वेक्टर बहुत डीपली और ब्रीफली इसको मैंने समझाया था। ये वाली जो टर्म्स है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये लाजमी करके जाइएगा, पेपर्स में आती हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वैल्यू के बारे में है, आइजन वेक्टर ऑफ अ रियल मैट्रिक्स डेट एक्स एन कॉम्प्लेक्स एन सी एन। ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ये आपने याद करनी है। एग्जांपल 5 आप कर लीजिएगा, 7 रहने दें। और थ्योरम है आपके पास, ये आपने करना है। आगे आ जाता है लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 जो है ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने कर लेनी है और फार्मूला भी लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला आपने कर लेना है। उसके बाद हाँ ये वाली
अट्रैक्टर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए लेक्चर नंबर 33 में। रिपल क्या उस मेरे नहीं आ रहा, रिपेलर की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद सैडल पॉइंट्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये सैडल पॉइंट की है। जब आपके पास मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगी तो अट्रैक्टर होगा, ग्रेटर देन 1 होगी मैग्नीट्यूड तो रिपेलर होगा, और अगर एक वैल्यू 1 से ज़्यादा और एक कम होती है तो वो सैडल पॉइंट होता है। चेंज ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, एग्जांपल 5 आप कर लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज़ और ये नोट ये लाजमी पढ़ के जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर चैप्टर नंबर 34 है लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आपको 3 MCQs बन सकते हैं। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर उसके कहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होता है वो पूछ सकता है, उसके रोल्स क्या हैं वो पूछ सकता है। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, लीनियर फॉर्म जो है, सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में आपसे पूछ सकता है। एग्जांपल 1 जो है ये आपने कर लेनी है, बहुत डीपली इसको समझाया है। ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा, आइजन फैक्टर लाजमी की फंक्शन लाजमी कीजिएगा। ओके, आगे 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 जी, डीकपलिंग ऑफ डायनामिकल सिस्टम, कब डीकपलिंग होती है ये आपने करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज़ ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, आपने कर लेना है। ये डेरिवेशन छोड़ दीजिएगा, ये एंड वाले y1 ऑफ t और y2 ऑफ t ये फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। ये एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, काफ़ी लेंथी हैं लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे 35 चैप्टर है, 35 भी आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स के बारे में ही है। एग्जांपल 1 आपने करनी है। पावर मेथड, ये आपको पता होना चाहिए कि λ1 जो मैग्नीट्यूड में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है और λ2 से, ठीक है ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म जो है ये वाली, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया। प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल 2 आपने कर लेनी है, थोड़ी सी है, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर से फाइंड आउट की हुई हैं उसने। ये वाला स्टेप फॉर फाइंडिंग आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स ये आपने करना है, एग्जांपल 3 भी करनी है आपने। और ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इनमें से ही कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।